गुणधर्म है भाई ये अणु संख्या। तो अणु संख्या गुणों के असामान्य मान क्या होते हैं ये अपन पढ़ने जा रहे हैं आज। और ये चारों के चारों मान किस पर निर्भर करते हैं भाई? कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो इन चारों के मान भी बढ़ेंगे। अगर विलय कणों की संख्या घटेगी तो इन चारों के मान भी क्या होंगे? घटेंगे। ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है भाई? अणु संख्या गुणधर्म है जो कि कणों की विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। आप अगर किसी भी विलय को किसी विलायक में डालेंगे, ये क्या है भाई? विलायक, तो उसकी दो पोजीशन होगी, दो कंडीशन होगी। या तो विलय का विलायक में क्या होगा भाई? वियोजन होगा, या क्या होगा? संगुणन होगा। या तो क्या होगा? या क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड को डाला, तो सोडियम क्लोराइड डाला तो ये काय में वियोजित हो जाएगा। तो कणों की संख्या में क्या हुई भाई? वृद्धि हुई कि नहीं? यहाँ तो एक कण था और यहाँ एक कण फूट के एक और एक दो कणों में परिवर्तित हो गया, तो कणों की संख्या में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। मान लीजिए मैंने कैल्शियम क्लोराइड को डाला, काय में टूटा ये, तो यहाँ एक अणु था, यहाँ दो और एक कितने अणु हो गए? तो कणों की संख्या में क्या हो गई? तो इसका मतलब ये आपके समझ में आ गया, जब भी किसी विलायक में विलय को डालने पर उसका वियोजन होगा तो विलय कणों की संख्या में क्या हो जाएगी? पहली बात समझ में आ गई। जब विलय कणों की संख्या में वृद्धि होगी तो अणु संख्या गुणों के प्रेक्षित मान उनके सैद्धांतिक मानों की तुलना में क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। जब कणों की संख्या बढ़ गई तो इन चारों के मान भी क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इधर देखिए, मैंने इसके अंदर एसिटिक एसिड डाला, ये दो मॉलिक्यूल्स मैंने एसिटिक एसिड के डाले, तो ये एसिटिक एसिड के अणु में वियोजन नहीं होगा, संगुणन हो जाएगा। संगुणन में क्या होगा? ये एसिटिक अम्ल के दोनों देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये ना इसका समझना सूत्र। इधर भी देखो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन परमाणु दो अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य आ गया, तो इनके मध्य कौन सा बंध हो जाएगा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन दो अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य आ गया, इनमें भी कौन सा बंध आ जाएगा? और एसिटिक अम्ल के दो अणु मिलकर एक क्या बना देंगे? डाइमर। क्या बना देंगे? तो दो अणु ले रहे हैं तो एक अणु बन रहा है, 100 अणु लेंगे तो 50 अणु बनेंगे। तो कणों की संख्या में क्या हो रही है? तो अणु संख्या गुणों के प्रेक्षित मान उनके सैद्धांतिक मानों की तुलना में क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यानी कि वाल्दाब का उन्नयन, गोतनान का उन्नयन, हेमांग का उन्नयन, सारे के सारे मान क्या हो जाएंगे? ये इसे हम क्या कहेंगे? अणु संख्या गुणों के असामान्य मान कहेंगे। पहली बात सबके समझ में आ गई? तो क्या बताओगे? जब किसी विलायक में किसी विलय को मिलाते हैं तो उसका वियोजन या संगुणन होता है। यदि विलय को मिलाने पर उसका वियोजन होता है तो विलय कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे अणु संख्या गुणों के प्रेक्षित मान उनके सैद्धांतिक मानों की तुलना में अधिक प्राप्त होते हैं। और यदि किसी विलय को विलायक में मिलाने पर उसका संगुणन हो जाता है तो विलय कणों की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे अणु संख्या गुणों के प्रेक्षित मान उनके सैद्धांतिक मानों की तुलना में कम हो जाते हैं। इसे अणु संख्या गुणों के क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? असामान्य मान कहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात देखें, लेकिन याद रखना जो अणुभार होता है वो इन अणु संख्या गुणधर्मों के व्यक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अगर ये सब बढ़ेंगे तो अणुभार क्या होगा? और अगर ये बढ़ेगा तो अणुभार उल्टा होगा। इसमें अगर जब भी विलय कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? इनवर्स हो जाएगा। ये सब तो प्रोपोर्शनल होगा, और अणुभार की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, 1/4 में आ जाएगा अणुभार में। इस बात को अपने को ध्यान रखना है, ठीक? तो उसमें तो सब में तो अपन क्या करेंगे? प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक, और इसमें क्या करेंगे? सैद्धांतिक बटा प्रेक्षित करेंगे। भाई इतना सा अपने को ध्यान रखना है। आइए आइए,
कहाँ चली गई थी? वेग कहाँ है? आप सुनो भाई, ये बात तो सबके समझ में आ गई ना? आप ध्यान से सुनना मेरी बात। आप प्रेक्षित और सैद्धांतिक मानों की भी हमने बात कर ली, लेकिन वान ट्राप नाम का जो वैज्ञानिक था उसने इस बात को समझाने की कोशिश की कि जब किसी विलायक में विलय को डालने पर उसका वियोजन होता है तो अणु संख्यक गुणों के प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मानों की तुलना में कितने अधिक हो जाते हैं, और यदि संगुणन होता है तो अणु संख्यक गुणों के प्रेक्षित मान उनके सैद्धांतिक मानों की तुलना में कितने कम हो जाते हैं। इस बात को किसने बताया भाई? वान ट्राप नाम के वैज्ञानिक ने बताया। किसने बताया? तो वान ट्राप ने क्या बताया भाई कि जब किसी विलायक में हम विलय को घोलेंगे तो विलय कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ये वृद्धि कितनी होगी? और यदि किसी विलायक में विलय को मिलाने पर उसका संगुणन होता है तो कणों की संख्या में क्या हो जाती है? ये कितनी कमी होगी? इस बात को किसने समझाया? क्लियर हो गई बात? आप सुनो, वान ट्राप का नियम पढ़ रहे हैं। वान ट्राप की बात करते हैं, सुन लीजिए भाई ध्यान से। वान ट्राप कहता है, वान ट्राप गुणांक को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और वान ट्राप गुणांक कहता है, इधर देखना, अणु संख्यीय गुणों के प्रेक्षित मान बटा अणु संख्यीय गुणों के क्या भाई? बात समझ में आ गई? अब इसको यूं भी कह सकते हो, आयनन या वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या, ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हैं ना। तो आप तो यहीं से अणु संख्यक गुणों के प्रेक्षित मान बटा अणु संख्यक गुणों के सैद्धांतिक मान, ये समझ में आ गई? इसका मतलब ये कह रहा है वान ट्राप गुणांक, वान ट्राप ने बताया अगर हमें आई निकालना है, यानी कि कितनी मात्रा में कमी हुई या कितनी मात्रा में वृद्धि हुई, तो हमें क्या करना है? अणु संख्यक गुणों के प्रेक्षित मान निकाल के उसके सैद्धांतिक मान का भाग दे देंगे तो उसकी कमी या वृद्धि का परिकलन हो जाएगा। ये बात सबके समझ में आ गई? तो आई बराबर प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक। इसका मतलब क्या होगा? इधर देखो, सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? वान ट्राप का अवनमन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी था ना वो, डेल्टा पी प्रेक्षित बटा डेल्टा पी। आई हमें निकालना है, अगर वाई दाब का अवनमन निकालना है तो वाई उसके प्रेक्षित मान में उसके सैद्धांतिक मान का भाग दे देंगे तो कितनी कमी या वृद्धि हुई उसके बारे में आ जाएगा। अब इसके बाद क्वथनांक का, पहले क्वथनांक पढ़ा था, हिमांक पढ़ा था, क्वथनांक का उन्नयन। डेल्टा क्या पढ़ा था अपन ने? डेल्टा, यहाँ क्या लिख दूं? बटा डेल्टा तो आई बराबर डेल्टा टीबी बटा डेल्टा टीबी प्रेक्षित बटा, इसके बाद क्या निकाला था? विमान का अवनमन क्या था? डेल्टा टीएफ, क्या लिख दूं यहाँ? बटा इसके बाद क्या निकाला था? परासरण दाब, तो पाई प्रेक्षित बटा पाई। ये नियम क्या कहलाता है भाई? वान ट्राप गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? और इस वान ट्राप गुणांक को निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई? किसी में भी किसका भाग दे देते हैं भाई? प्रेक्षित में किसका भाग देते हैं तो उसका वान ट्राप गुणांक का मान निकलता है। अब ये कहता है कि यदि ये वान ट्राप गुणांक आई का मान अगर ये 1 आता है तो विलय का विलायक में ना तो वियोजन होगा और ना ही
समगुणन, ना तो वियोजन होगा और ना क्या होगा भाई। और ये कह रहा है यदि आई इज ग्रेटर देन 1 हो तो विलय का विलायक में क्या होगा हमेशा। अगर इस वांटा गुणांक आई का मान 1 से ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा भाई, वियोजन। और यदि आई का मान वांटा गुणांक का मान 1 से कम है तो विलय का क्या होगा भाई, समगुणन। बात समझ में आ गई। तो वांट आपने क्या बताया भाई, वांट आपने क्या बताया, कैसे हम अणुसंख्यक गुणों के असामान्य मानों का परिकलन कैसे करेंगे, प्रेक्षित बटा। लेकिन अगर अणुभार निकालना हो तो याद रखना ये प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक नहीं आएगा। क्या आएगा, सैद्धांतिक बटा, क्योंकि अणुभार अणुसंख्यक गुणधर्मों के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, इसलिए उसमें क्या आएगा, आई बराबर सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। आ गई बात समझ में। ये तो अपन ने किसके बात करी भाई, वांट ऑफ गुणांक की बात करी। अब इस वांट ऑफ गुणांक में हमें दो चीजें और निकालनी है, एक तो वियोजन की मात्रा और एक समगुणन की मात्रा। कितना वियोजित हुए या कितनी मात्रा उसकी समगुणित। अब इस बात को ध्यान से सुनना, ये निकलवाया भी आपसे जाएगा और एग्जाम में पूछा जाता है। तो वांट ऑफ गुणांक तो समझ में आ गई सबके। क्या फॉर्मूला है अभी एक बार और देख लो, क्योंकि इसमें दोनों में काम में आएगी। क्या है, प्रेक्षित बटा, देखो ध्यान देना, दोनों को एक साथ करेंगे। देखिए वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ गुणांक आई तथा वियोजन की मात्रा अल्फा के मध्य संबंध, तथा वियोजन की मात्रा अल्फा के मध्य संबंध। ध्यान देना भैया। माना कि एक मोल विलय को हमने क्या किसमें घोला भाई, विलायक में घोला। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया ये है ए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ध्यान देना भाई बोर्ड पे, बी। ए के प्रारंभिक मोल कितने हैं भाई, 1 मोल। तो जब ये प्रारंभ में है तो यहाँ प्रारंभ में मोल कितने होंगे बी, क्योंकि जब अभिक्रिया हो ही नहीं रही, अपन ने डाला ही नहीं है बीच में। और यदि हमने क्या किया, इसके थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दिया और मान लिया कि इसके अल्फा मोल क्या हो गए, वियोजित हो गए, तो यहाँ कितनी मात्रा बची गई, और यहाँ क्या हो जाएगी, एन अल्फा हो जाएगी। तो ये तो क्या हो गया, प्रारंभ में, बोर्ड पे नजर बनाए रखें, प्रारंभ में मोल, और ये कौन सी, साम्य अवस्था में। माने कि प्रारंभ में हमने कितने लिए भाई, 1 मोल ले लिए मिले, तो प्रारंभ में उत्पाद के कितने मोल रहे, साम्य अवस्था जब अग्र अभिक्रिया का वेग प्रति अभिक्रिया के वेग के बराबर हो गया, तो वियोजन की मात्रा हमने मान ली कितनी हो गई भाई, अल्फा। तो यहाँ कितनी बची, 1 माइनस अल्फा, और यहाँ कितने बचे भाई, एन अल्फा बचे। ठीक, अब इसके हमें सैद्धांतिक मोल निकालना है और प्रेक्षित मोल निकालना है। फिर सैद्धांतिक में प्रेक्षित का भाग देना है तो वियोजन की मात्रा आ जाएगी। तो देखो विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या बताइए, विलय के सैद्धांतिक मोलों की, सैद्धांतिक मोल कितने दिख रहे हैं भाई, 1, और ये वाले कहलाते हैं प्रेक्षित मोल। कौन से कहलाएंगे, जो वियोजन के बाद प्राप्त हुए या संगुणन के बाद प्राप्त हुए। तो विलय के प्रेक्षित
मोलों की मोलो क्या हो जाएगा 1 माइनस एल्फा एन एल्फा या 1 प्लस एन एल्फा माइनस या 1 प्लस एल्फा कॉमन ले लो। ये इसके कौन से मोलों की संख्या हुई? दोनों मोल निकालना है। अब चूंकि वन टाप गुणांक आई बराबर क्या होगा? विलय के प्रेक्षित मोल बटा बोलो विलय के प्रेक्षित मोल कितने हैं भाई बोलना? 1 प्लस एल्फा इंटू 1। निकालना क्या है? एल्फा बराबर क्या हो जाएगा बोलना? आई माइनस 1 बटा ये क्या आ गई? इसकी मात्रा आ गई है। रफ कॉपी निकाल के एक बार डेरिवेशन कर ताकि अगर सम्मान की मात्रा निकाल हम तो कराया था ना। फटाफट निकालो। से क्या आवाज आ जाए? बातचीत नहीं करें भाई। नहीं है आगे ये अपना आप करें। सही बना अपने आप करना है कर लो। देखो पहले समझ लो इसको थोड़ा सा।
संगुणन में क्या होता है, अपन ने बताया था 2 अणु है तो 1 अणु बनेगा बड़ा, 100 है तो 50 अणु बनेंगे बड़े। तो मान लीजिए यहाँ अणुओं की संख्या कितनी है, n, तो इन सब ने मिलकर एक बड़ा अणु क्या बना दिया, यही बनाएगा ना। ये 1 मोल है तो प्रारंभ में क्या, यदि वियोजन की मात्रा अल्फा मान ले तो अब यहाँ क्या आ जाएगी, अल्फा अपॉन साम्य अवस्था में। अब विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी है, प्रेक्षित। आप इसको करते हैं रे, दोबारा नहीं कहना पड़ा, फिर मैं कह रहा हूँ आखिरी बार। बाकी बात कर दूं क्या, उल्टा हो गया। माइनस आई माइनस ये संग्राम की मात्रा है, काल को ऐसे संग्राम की मात्रा निकाल दिया भाई। चलता ही रहेगा 2-4 साल का। आप देखो क्वेश्चन लिखो, अपने आप जवाब देते रहो, कॉपी खोल लो, कॉपी खोल लो। पहला क्वेश्चन फर्स्ट लिखो, फेरिसाइनाइड K3 बोर्ड पे से क्वेश्चन उतारते चलो। K3 एफिशिएंट के वांट ऑफ गुणांक का मान क्या होगा? चलिए बताइए, कौन बताएगा? देखिए भाई, क्या करना होता है वांट ऑफ गुणांक निकालने के लिए? वियोजन करा दो। कार्य में होगा भाई के कितने प्लस फेरिसाइनाइड आयन, आयनों की कुल संख्या कितनी हो गई? इसलिए इसके वांट ऑफ गुणांक का मान कितना हो जाएगा? आई बराबर क्या होगा? 3 और 1 4।
नेक्स्ट, निम्नलिखित विलयनों को वान टॉप गुणांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए भाई, ये 4 विलयन दे दिए। उसने कहा इनके इनके वान टॉप गुणांकों के बढ़ते हुए क्रम में जिसका वान टॉप गुणांक सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले, सबसे बाद में, और जिसका कम है उसको सबसे पहले हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो 0.1 मोलरता दे रखी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। CaCl2 का वियोजन कराओ तो भाई, प्लस I बराबर कितना आ रहा है इसमें 2 और 1। KCl का वियोजन कराओ, I बराबर कितना आ रहा है Al2 I बराबर कितना आ रहा है, और C6 ये ग्लूकोज से इसका वियोजन होगा ही नहीं, वियोजन होगा ही नहीं, इसलिए I बराबर कितना आएगा 1। अरे एक ही तो है, एक ही मॉलिक्यूल परमाणु तो है ना, 1 हो गया। अब बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा बताना मुझे, 0.1 बोलो M(C6H12O6) ये कौन सा आएगा KCl, फिर कौन सा आएगा और सबसे ज्यादा किसकी ले जाएंगे, आ गई समझ में। अच्छा ये कैसे आ रहा है 3, ये तो मालूम है ना तुम्हें, प्रेक्षित बटा सिद्धांत 3/2/1 5/1 ये तो याद है ना, प्रेक्षित बटा सिद्धांत कैसे निकालते हैं ना, तो ये केस में मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट इससे बता दिया। एल्युमिनियम सल्फेट का निकाल सकते हो क्या भाई, Al2 क्या हो जाएगा भाई 10 I बराबर 5/1 बराबर कितना है, एल्युमिनियम सल्फेट का वान टॉप गुणांक कितना हो जाएगा, प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक, तो प्रेक्षित में तो 5 है, उधर सैद्धांतिक में 1 ही है। ये इस पार्ट का क्या हो गया भाई, सुनो भाई, कल से ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, कॉपी लिया ना यही होगा सारा काम, ध्यान रखना। समझ में आ गई, सुन लो, अब आदत डाल लो कॉपी लाने की, और कॉपी ऐसी बनेगी स्पाइरल जिसमें ये हाशिया ना हो, इसमें लेना इस बात को
बड़ी लाइन रहती है ना यहाँ साइड में, जो जगह खराब करती है, वो नहीं है, इसमें नहीं है ना। चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, स्पाइरल होनी चाहिए इसमें। और सुन लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने के लिए पहले कम से कम 3-4 दिन केवल उसकी बेसिक चीज़ें कर पड़ेंगे, तब जाके आप उस चैप्टर को शक्ल देख के उसका नाम लेने लायक रहोगे। ठीक है भाई, तो कल से अपन, अच्छा इसकी पीडीएफ मैं भेजता रहूँगा तुम्हें, इसकी आज कल थोड़ी देर इसकी पीडीएफ भेज देंगे, उसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी धीरे धीरे भेज देंगे। कहो तो एक साथ भेज दूँ? एक साथ ही भेज दो। क्योंकि ऑर्गेनिक शुरू करेंगे अब अपन कल से। कॉपी सब ले आना यहीं। आप ये आपके समझ में आ गया होगा।